मनी गुरु देख रहे हैं नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं शालिनी कपूर तिवारी। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा रिटायरमेंट सुरक्षित हो, उम्र के उस पड़ाव में भी पैसे हमें मिलते रहें जिससे हमारे जो खर्चे हैं वो समय पर पूरे हो सकें। कई लोग हमें से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं और कुछ लोग डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर जो पुराने इंस्ट्रूमेंट है उनकी ओर रुख करते हैं। निवेश जो नहीं करते म्यूचुअल फंड में, ईपीएफओ उनके लिए एक अच्छा सहारा होता है और पहले लोगों को जो कम पेंशन मिला करती थी वो अब बहुत बड़ी रकम के रूप में सामने आ सकती है। पर सवाल ये है कि इसके लिए आपको करना क्या होगा। कल को अगर आप अपने सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो आज की टेक होम सैलरी पर क्या क्या असर पड़ेगा, और अगर हाँ तो फिर कितना। और सबसे बड़ा सवाल कि इन सब के बाद आपका रिटायरमेंट सुरक्षित कितना हो पाएगा। और इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। बहुत स्वागत है फिरोज आपका शो में। और फिरोज, आगे मैं डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करूंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर भी क्या इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये बताएं कि क्या वाकई जो हम सुन रहे हैं वो हो सकता है, क्योंकि एक तरह से असंभव ये लगता है सुनने में, साउंड्स गुड कि इतनी अच्छी पेंशन हमारी हो पाएगी। क्या वाकई रास्ता क्लियर है, अभी कुछ बाकी है, किस तरह से हो पाएगा और अच्छी पेंशन मिलेगी कैसे? देखिए, अभी तो ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आया नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और ये अंदेशा है कि पेंशन बढ़ने की अच्छी खासी संभावना है। बट रहा सवाल, अगर आपकी जब पेंशन बढ़ेगी तो आज की जो करंट कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके पेंशन बढ़ेगी। सरकार के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि सबकी पेंशनें विदाउट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बढ़ पाए। सो पॉइंट वन, इट इज स्टिल इन स्टेजेस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। पॉइंट टू, ये इंपॉर्टेंट ये देखा है कि जो भी आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो रेट्रोस्पेक्टिव होगी या आज से जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा उसके आधार पे होगा। बट ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप इसीलिए कहूंगा क्योंकि इंडियंस की जो आदत है वो रिटायरमेंट की सेविंग कर नहीं पाते वो, और अगर करते भी हैं तो फिक्स डिपॉजिट्स पीएफ में पैसा रखते हैं, जो ब्याज पे पैसा 7-8% से ग्रो होता है, उसमें इन्फ्लेशन महंगाई को मात देने की क्षमता नहीं होती। सो थर्ड पॉइंट आई एम मेकिंग इज, एज अ सोसाइटी वी आर नॉट वेरी वेल प्लान्ड फ्रॉम अ पेंशन पर्सपेक्टिव। दिस विल चेंज इट एंड आई थिंक जो बढ़त आने की उम्मीद है वो डेफिनेटली पॉसिबल है, बट दैट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। बिल्कुल, तो अभी ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। एक चीज और फिरोज यहाँ पर, क्योंकि आपने कहा कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा, लेकिन जो पहले के लोग थे उनका जितना कंट्रीब्यूशन था ऑलरेडी जो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं उसमें तो देखिए कोई इजाफा हो नहीं सकता है। तो अभी आगे की संभावनाएं क्या लग रही हैं? क्या ये चीज हर किसी के लिए होगी या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए जिनकी ज्वाइनिंग या जिनकी जो जॉब की स्टार्टिंग है वो एक निश्चित वक्त के बाद है? यस, देखिए क्या होता है कि हम जब भी अपनी सैलरीड एम्प्लॉय की एक डिडक्शन होती है जो पीएफ में और ईपीएस में बढ़ती है। पीएफ में पूरी अमाउंट जाती है, बची कुची अमाउंट मतलब 1250 रुपए, 8.33% ऑफ 15,000 जो 1250 रुपए होते हैं वो कंट्रीब्यूशन होती है पेंशन की तरफ, ईपीएस की तरफ, और बाकी जो बचा कुचा पैसा है वो जाता है पीएफ की तरफ, प्रोविडेंट फंड की तरफ। अब क्या होगा कि आपकी जो ईपीएस की कंट्रीब्यूशन जो रेस्ट्रिक्टेड थी 1250 रुपए पे, वो काफी बढ़ सकती है। तो ये जो स्प्लिट है पीएफ और ईपीएस का जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो थोड़ा उसमें संतुलन अलग हो सकता है, बिगड़ सकता है। बट ये अच्छी बात है क्योंकि पीएफ में पैसा डालना का ये मतलब है कि आप सिर्फ 8%, 7.5, 8, 8.25% ही कमा पाएंगे। ईपीएस में कंट्रीब्यूट करने का ये ये क्यों होगा, निर्णय क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो पेंशन है वो आपकी एग्जिट सैलरी पे निर्भर करेगी, और जब आप 10-15 साल बाद रिटायर होंगे, जो भी आपकी पगार होगी वो पगार पे पेंशन कंप्यूट होगी, ना कि 15,000 रुपए पे। सो दैट्स अ वेरी बिग चेंज, वेरी पॉजिटिव चेंज। इट्स वी हैव टू लुक हाउ दिस गेट्स इंप्लीमेंटेड, बट इट्स डेफिनेटली वन बिग स्टेप फॉरवर्ड। मुझे एक बात और बताएं, सैलरी के हिसाब से ये डिसाइड होगा कि लास्ट सैलरी आपकी क्या रही है। सैलरी का मतलब मैं यहाँ पर क्या समझूं? क्या जो सीटीसी है उसे काउंट किया जाएगा या जो बेसिक सैलरी है उसे माना जाएगा? किस तरह से इसका गणित होगा ये समझाएं। ये होगा
देखिए, आपकी सैलरी जो ब्रेकअप आती है उसमें बेसिक सैलरी होती है, डियरनेस अलाउंस होता है जिसको डीए कहते हैं, और कोई रिटेंशन बोनस हो। ये तीनों का समेशन को हम सैलरी मानेंगे। सो वो जो सैलरी है वो डियरनेस अलाउंस एंड बेसिक एंड रिटेंशन बोनस तो काफी कम लोगों में होता है, कम लोगों के पैकेज में होता है। सो बेसिकली डियरनेस अलाउंस एंड बेसिक सैलरी, ये दोनों मिला के जो सैलरी है उसके आधार पर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन कंप्यूट होगी, और आगे चलते हुए पेंशन भी उसी आधार पे कंप्यूट होगी। 2014 सितंबर में वो 6,500 से बढ़ा के 15,000 पे लेके गए थे। अब ये 15,000 से बढ़ के आपकी लास्ट सैलरी पे निर्भर होगा। बिल्कुल। और व्यूवर्स को मैं याद दिला दूं, फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगह हम लाइव हैं। आप अगर चाहें तो आपके सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और फिरोज लगातार हमारे साथ बने हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन जब आप अपना सवाल पूछें तो फोन नंबर मेंशन करना ना भूलें। और फिरोज, आप जरा एग्जाम्पल के साथ भी इस चीज को समझ लेते हैं। मुझे ये बताएं, अगर लास्ट सैलरी किसी की 50,000 राउंड फिगर हम लेकर के चलें, तो क्या माना जाए कितना बदलाव हो सकता है पेंशन में? देखिए, अगर 50,000 की सैलरी थी तो आज के करंट फॉर्मेट में 5,180 रुपीस की सैलरी आपको मिलनी है। अगर आप 33 साल और काम करेंगे और अगर आपकी एंडिंग सैलरी 50,000 होगी, तो आपकी करंट पेंशन की कंप्यूटेशन आती है 5,180। ये नए मेथड में ये बढ़ के 25,000 रुपए होने की संभावना होती है, जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना और एक्स्ट्रा मिलने की संभावना है। सो दिस इज एन एग्जांपल। 33 इयर्स टू वर्क, 50,000 रुपए की एग्जिट सैलरी, तो उसमें 5,100 की करंट पेंशन होगी। करंट स्कीम में जो बदलाव इंप्लीमेंट हो जाए तो 25,000 रुपए की आपकी टोटल पेंशन आएगी, विच इज 50% ऑफ 50,000। और रकम अगर दोगुनी में यहां पर कर दूं, 1,00,000 रुपए अगर मेरी लास्ट सैलरी है, फिर तो 1,00,000 रुपए भी है तो ये सेम बढ़त आपकी 5,000, पहले स्कीम में 5,180 रुपए की ही पेंशन मिलती, क्योंकि उसकी जो लिमिट थी आपकी सैलरी पे निर्भर ना होके 15,000 की लिमिट थी। तो आपकी करंट स्कीम में इवन अगर 1,00,000 की आपकी एग्जिट सैलरी हो रिटायरमेंट के बिल्कुल पहले, तो भी आपको 5,180 की ही पेंशन मिलेगी करंट स्कीम में। नई स्कीम में 1,00,000 का आधा जो 50,000 रुपए होता है वो आपकी नई पेंशन होगी। तो 5,180 रुपए बढ़ के 50,000 रुपए होने की क्षमता रखते हैं। ये जो पॉलिसी है ये अगर ठीक से लागू हो तो कुल मिला के 9 गुना आपकी पेंशन बढ़ने की संभावना है। अब मुझे फिरोज थोड़ा आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के हिसाब से भी समझाएं कि ज्यादातर जो लोग होते हैं म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं या बाकी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा गोल रिटायरमेंट भी होता है। ठीक है, बच्चों की शादी हो गई, पढ़ाई हो गई, उसके लिए तो लोग निवेश करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट पे मुझे एक बड़ा कॉर्पस चाहिए, ये सवाल अक्सर हमारे पास आता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी रिटायरमेंट की टेंशन खत्म होने वाली है, पेंशन की टेंशन खत्म होने वाली है, तो क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर कोई असर पड़ेगा? लोगों का निवेश यहां पर कम हो जाएगा? आई थिंक शालिनी, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने कि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में रिटायरमेंट के लिए पैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा काफी सारे निवेशक निवेश करते हैं। अगर ये ठीक से लागू हो जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि निवेशक की रिटायरमेंट की चिंता काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको अगर आधी पगार आपको पेंशन के तौर पे मिल जाए तो उसमें महंगाई का भी आपने ऑलरेडी जोड़ लिया है, क्योंकि आप 30 साल बाद की सैलरी की बात हो रही है इसमें, तो उसमें महंगाई जुड़ चुकी है। सो ये अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो मैं एज अ निवेशक रिटायरमेंट की सेविंग करना बंद कर दूंगा और बाकी गोल्स के तरफ ज्यादा तवज्जो दूंगा, और रिटायरमेंट की कंट्रीब्यूशन जो है मेरी ईपीएस के तौर पे जारी होगी, ना कि पीएफ के तौर पे। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि अगर ये इंप्लीमेंट ठीक से हो जाए तो निवेशकों को रिटायरमेंट की चिंता खत्म करनी चाहिए, और बाकी जो गोल्स हैं, बच्चों की पढ़ाई हो गई, घर खरीदना हो गया, उस पर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, उस पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन इज क्लियर and categorically specific that you will get this half the pension of your salary, exit salary. ऑलराइट, हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी खुराना ने हमें फोन किया, तो उनसे बात कर लेते हैं। अश्विनी जी, स्वागत है शो में आपका। पोर्टफोलियो आपका है हमारे पास, लेकिन थोड़ा डिटेल में प्लीज बताएं किस तरह से आप निवेश कर रहे हैं, क्या गोल्स आपके हैं, और क्या आपके फंड्स हैं अभी फिलहाल?
मैम मैं लास्ट जून से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरे अभी 4 फंड हैं। एक ठीक है है। अपना कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और दूसरा आदित्य बिरला सन लाइफ, तीसरा टाटा इक्विटी पी ऑब्लिगी और चौथा एचडीएफसी स्मॉल कैप। मैं इनमें पिछले 7-8 महीने से 5,000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैम। मेरा गोल है करीबन 15 साल के बाद अराउंड 2 करोड़। मेरी एज मैम अभी है 45 में। तो मैं रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है या मुझे इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या मुझे कुछ नए फंड ऐड करने चाहिए। निवेश आप अभी और कितना बढ़ा सकते हैं? 20,000 रुपए महीने की एसआईपी आपकी चल रही है, लेकिन अगर निवेश बढ़ाने की बात की जाए तो कितना? 25 से 30 तक, 30,000 मंथली। ठीक है, ठीक है। 25 से 30,000 रुपए महीना आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फिरोज, कैसा लगता है इनका पोर्टफोलियो और क्या मिल पाएगा इतने कम वक्त में 2 करोड़ रुपए? शालिनी, 2 करोड़ रुपया 20,000 की जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके द्वारा प्राप्त करना मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। तो इसमें एसआईपी के अमाउंट की खुराना साहब को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। सो वो एसआईपी अमाउंट, जैसे इन्होंने कहा, खुराना साहब ने कहा कि 25-30 हजार रुपए मैं आज ले जा सकता हूं, जैसे उनकी आय बढ़े वैसे अगर बढ़ा के अगर 40-45 तक ले जाएं स्टैगर करके अपनी एसआईपी अमाउंट्स, तो 2 करोड़ रुपए का जो एक मुश्त अमाउंट आएगा वो जरूर हो सकता है। अगर 13 से 14% की रिटर्न जो इक्विटी में आने की अच्छी खासी संभावना है और 15 साल का समय काफी लॉन्ग टर्म होता है, तो ये अचीव कर पाएंगे। बट इनको इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इफ नॉट इमीडिएटली बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब रहा सवाल इनके जो 4 फंड हैं, तो आपको जी 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 जो 4 फंड हैं इनके, उसमें 2 फंडों में तब्दीली की जरूरत है। मेरे हिसाब से जो टाटा पी फंड है उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर पी के मुताबिक, मार्केट की वैल्यूएशन के मुताबिक इक्विटी और डेट में स्विच करते हैं। तो ये जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट सिर्फ एक फंड पे कॉन्सेप्ट लागू करके आपको फायदा नहीं होने वाला है। सो टाटा पी इक्विटी फंड मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मैं टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आपके पैसे डालने का रेकमेंड करता हूं। सो टाटा इज नॉट वन ऑफ द टॉप एएमसी, टॉप 5-7 एएमसी, सो एग्जिट दैट। एंड दूसरा एक एग्जिट आपको जरूर करना चाहिए, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्कीम है, फ्यूचर भी इसका इतना ब्राइट नहीं लग रहा है, तो इसको आप चेंज करके रिलायंस लार्ज कैप में तब्दील कर सकते हैं। और जो आपका टाटा का फंड है उसको मिराय एसेट इंडिया इक्विटी में चेंज करेंगे। बाकी 2 फंड्स को आप रिटेन करेंगे। और एसआईपी, जैसे आपकी आय बढ़े तो प्लीज एसआईपी बढ़ाइए। 4 फंड आपके जो आफ्टर मॉडिफिकेशन अच्छे हो जाएंगे, आपको 3 साल रिव्यू करने की खुराना साहब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमारी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं अश्विनी जी। आगे आपका पोर्टफोलियो आपको पूरा सफलता दिलाए और आप जो अचीव करना चाहते हैं 2 करोड़ रुपए की रकम, वो भी आपको मिले। मनी गुरु में आज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फिरोज अजीज, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। और ऐसे एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जिन्हें अपने पोर्टफोलियो के ऊपर राय चाहिए। हेमंत जी ने हमें फोन किया है। स्वागत है सर शो में आपका। बताएं किस तरह से आप निवेश की रणनीति अपना रहे हैं, क्या गोल है आपके? जी, मेरा एक फ्लैट है जिसका अभी ईएमआई चल रहा है करीबन 50,000 के आसपास। एंड मेरा एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है जहाँ से एक्सपेक्टेड रेंटल मेरे को जुलाई के बाद है 25,000 टू 30,000। सो मेरा क्वेश्चन है कि शैल आई इंक्रीज द ईएमआई टू स्क्वायर ऑफ द लोन अपफ्रंट, या फिर मैं उसको 25,000 जो आने वाला है उसको मैं एसआईपी में डालूं और फिर सो दैट आई विल गेट सम बेटर income from that, and if at all I have to invest in SIP, तो कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड है जहां इन्वेस्ट करना चाहिए? और फिरोज, मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ हेमंत जी का ही नहीं है। बहुत से लोग जिनकी होम लोन की ईएमआई चलती रहती है, वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं उस इंटरेस्ट से बेहतर रिटर्न उन्हें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से तो नहीं मिल सकता है। क्या उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए सो दैट आने वाले वक्त में उनका भार कुछ कम हो सके और लोन एक साथ वो चुका सके? मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं, तो सलाह आप क्या देंगे हेमंत जी को और इनके जैसे तमाम लोगों को जिनका सेम सवाल है?
आई थिंक हेमंत जी को शालिनी इनको क्लोज नहीं करना चाहिए। इनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स जो रेंटल इनकम आ रही है वो 30,000 रुपीज को इन्वेस्ट करना चाहिए। ईएमआई बढ़ा के वो प्री क्लोज कर सकते हैं। ये हम जो जिस दौर में है, जो इंटरेस्ट रेट्स साइकिल डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, जिसमें ब्याज कम होने की अच्छी खासी संभावना है, कम हो भी चुकी है। 8.5 पौने 9 पे आज होम लोन मिलते हैं, पौने 9% पे। काफी बार एनबीएफसी जो बोरो करती हैं वो रेट इससे ज्यादा होता है, तो काफी होम लोन कंपेरेटिव प्रोडक्ट है। सो हेमंत, व्हाट आई सजेस्ट इज यू कंटिन्यू विद योर होम लोन एंड पैरेलली स्टार्ट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगरचे आप ये करें तो एक उदाहरण दूं तो अगर 40 लाख का लोन हो तो 20 साल में आपको 42 लाख का ब्याज लगता है। अगर आप 4,000 रुपए की भी एसआईपी कर दें महीने दर महीने, तो आपका जो 42 लाख का इंटरेस्ट है, ये एसआईपी कमा के आपको 20 साल में वापस करने की क्षमता रखती है। So Hemant, recommendation, start a systematic investment plan. Falling interest rate situation, you don't have to be worried. Because जो इक्विटी से रिटर्न आने की उम्मीद है 10-15 साल तक, मेरे हिसाब से दुगनी रिटर्न 14-15% की रिटर्न भी हमारी जैसी इंडियन इकोनॉमी में आने की उम्मीद है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में नहीं, लास्ट एक साल बहुत खराब रहा है, तो इस पे विश्वास, इस कमेंट पे विश्वास थोड़ा कम होगा व्यूअर्स का। बट इफ यू लुक एट लॉन्ग टर्म, 14-15% इक्विटी में, इंडियन इक्विटीज में बनाना अच्छे फंड मैनेजर के सहाय के साथ कठिन नहीं होना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट हेमंत जी, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। और अगला मेल शामिल कर लेते हैं हम यहाँ पर फिरोज शो में। हमारे पास मेल आया सुरेंद्र कुमार जी का। 36 साल इनकी उम्र है और कह रहे हैं कि 70,000 पर मंथ इनकी आमदनी है। आईसीआईसीआई प्रू का टर्म प्लान लिया हुआ है, मेडिक्लेम भी इनके पास है। घर की ईएमआई 20,000 रुपए महीने जाती है और 6 ईएमआई फिलहाल इनकी बची हुई है 6 साल की। और होम लोन की ईएमआई में फिलहाल एज यूजुअल एटीसी का इनको प्रॉफिट मिल रहा है। अब इन्होंने कुछ फंड्स अपने भेजे हुए हैं, आपके पास भी फिरोज ये फंड्स होंगे। फिलहाल 5 फंड्स में इनका निवेश है। जानना ही चाहते हैं कि क्या जो इन्होंने फंड सेलेक्ट किए हैं वो सही है, क्या कुछ बदलाव की जरूरत है, और किस तरह से इनको कॉर्पस मिल सकता है मौजूदा निवेश से? आई थिंक सुरेंद्र साहब को जो फंड्स हैं उसमें थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेंगी। एक आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड है, उसको चेंज करके इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक अच्छा फंड रहेगा। मिड कैप सेगमेंट में काफी ग्रोथ पोटेंशियल है उनका। जो आज का करंट पोर्टफोलियो है इन्वेस्को ग्रोथ फंड का, काफी अच्छी तरह पॉइज्ड है टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड आफ्टर इन द नेक्स्ट 2-3 years। सो ये चेंज आपको अगर करना हो तो बहुत अच्छी बात होगी फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न बढ़ने की उम्मीद होगी। पॉइंट 2, अगर आप एटीसी के तहत जो ये इनकम टैक्स की जो आपको रियायत मिलती है प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पे एटीसी के तहत, वो दूसरी भी एक चीज चेक करें, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। हेमंत साहब जो प्रीवियस कॉलर थे उनके लिए भी बहुत रेलेवेंट है। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पे करते हो तो 2 लाख की लिमिट है, तो उस पर भी आपको टैक्स की रियायत अगर लागू हो तो उसको लेना ना भूलें। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम जिससे काफी टैक्स बच सकता है आपका। उस दोनों कॉलर्स के लिए इट इज अ रेलेवेंट पॉइंट। आई थिंक ये एक फंड अगर आप चेंज करें, और दूसरे जो आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप है उसको आप बरकरार रखें, उसको होल्ड करें। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप जो था, अब उसका नाम बदल के कोटक सेलेक्ट फोकस हो चुका है। 1 साल पहले जब April 1 से नाम्स की जो द नेम्स हैव चेंज्ड, सो कोटक सेलेक्ट फोकस अब वो नहीं रहा और वो स्टैंडर्ड मल्टी कैप कहलाता है, मल्टी कैप स्कीम है। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्कीम। कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन दैट, सुरेंद्र। ऑल राइट, और फिरोज आज हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के ऊपर, और एक सवाल फेसबुक पर भी एनपीएस से जुड़ा हुआ आया है। अमित भदौरिया जी हैं जो कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इनकी जॉब है, 33 साल इनकी उम्र है, टीचर है फिलहाल ये, और एनपीएस टीयर 1 में इनका बाय डिफॉल्ट अकाउंट है। अब ये टीयर 2 अकाउंट के ऊपर आपसे सलाह लेना चाहते हैं। रिटायरमेंट पर इन्हें एक अच्छा कॉर्पस चाहिए, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या टीयर 2 अकाउंट में इन्हें जाना चाहिए, और एडवाइस ये इसके लिए लेना चाह रहे हैं आपके। आई थिंक टीयर 1 अगर आपने अकाउंट खोला हुआ है बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो टीयर 1 तो आपके लिए मैंडेटरी है। टीयर 2 एक ऑप्शनल अकाउंट है, दूसरे व्यूअर्स की जानकारी के लिए कह रहा हूं, बट वो आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि जो वही के वही म्यूचुअल फंड मैनेजर जो आपसे 2% की फी लेते हैं,
उससे कई गुना कम, ऑलमोस्ट उसके एक 1/10 की कॉस्ट पे, 2 पैसे की कॉस्ट पे, ना कि 2% की कॉस्ट पे अप्रोक्सीमेटली आपको वही की वही फंड मैनेजर की काबिलियत आपको मिलती है। तो ये 2% का कॉस्ट का जो सेविंग है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर कॉर्पस। आपके प्रिंसिपल अमाउंट जितना ही कॉस्ट सेविंग आपकी हो सकती है, वही के वही फंड मैनेजर आपको हर साल, आप उस फंड मैनेजर को बदला भी सकते हैं, आप अपने पैसे रिडीम भी कर सकते हैं। टियर 2 इज अ मोर फ्लेक्सिबल अकाउंट, उसमें इतनी इलिक्विडिटी नहीं है जिसमें लॉक-इन्स होते हैं टियर 1 में। टियर 2 ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। वही के वही फंड मैनेजर हैं जो आपको 2% कॉस्ट में जो काम करते हैं, आज इधर 5 पैसे की कॉस्ट में करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड चॉइस। सो प्लीज गो अहेड एंड ओपन दैट अकाउंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट। एक बहुत छोटा सा सवाल और है, और फिरोज मैं चाहती हूँ, वक्त कम है तो आप बहुत जल्दी इसका जवाब दें। ईपीएफ से ईपीएस में किस तरह से शिफ्ट करें और दोनों में क्या अंतर है? सीएम श्रीवास्तव ने फेसबुक पर हमसे पूछा है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम दोनों ही एक लमसम अमाउंट से डिडक्ट होते हैं आपकी सैलरी से। आज की डेट में ईपीएस में सिर्फ 1250 रुपए जा रहे होंगे आपके, क्योंकि वो मैक्सिमम कैप है। ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, आपको एक कमिटेड रिटर्न मिलता है, ईपीएस में आपको एक कमिटेड पेंशन मिलती है। ये दोनों में बड़ा अंतर है। ईपीएस इज कमिटेड पेंशन, ईपीएफ इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपके पैसे ब्याज पे लगते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता जो भी कमाई होती है, और वो एक फिक्स्ड कमिटमेंट है आपको, इधर पेंशन की कमिटमेंट है या रिटर्न की कमिटमेंट है, ये अंतर है। चलिए, तो बेसिक अंतर आपको यहाँ पर पता चल गया। और बहुत शुक्रिया फिरोज आज हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और व्यूअर्स के इतने सवालों का जवाब देने के लिए। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।